हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जो लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए जरूरी क्यों है, क्यों आप इसको पूरा देखें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है इसके लेक्चर के पीछे कि इस लेक्चर में जो मैं पीवाईक्यूज कराऊंगा, जितने क्वेश्चंस, वो पहली चीज तो पहले वो पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, और वो आगे भी पेपर में पूछे जाएंगे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, इस पे जब क्वेश्चन में कराऊंगा तो आप क्वेश्चन पढ़ के ये समझ पाएंगे कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कैसे उसको समझ पाएंगे कि किस चैप्टर का है, किस कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो और लिखना कैसे, आंसर प्रॉपर कैसे लिखना है, लास्ट में प्रॉपर आंसर कैसे लिखना है, विद यूनिट कैसे लिखना है, तो हर एक चीज एक एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा इस लेक्चर में। इसलिए आप इस लेक्चर को पूरा देखेंगे। ठीक है, हो सकता है मेरी लैंग्वेज आपको पहली बार नहीं लगे तो उस पर ज्यादा मत फोकस करिए, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके थ्रू मैं जो सॉल्यूशन कराऊंगा उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मेरी बातें आपको सारी समझ में आऊंगी। तो सबसे पहले चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। ठीक है, ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई है, इसके दो जीरोस हैं, अल्फा और बीटा। वो तो आप जान सकते हैं कि क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोस होते हैं। तो इसमें आपको y की वैल्यू बतानी है और एक रिलेशन दिया गया है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि आप रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट जानते हैं कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लिखता हूं, क्या लिखता हूं, अल्फा प्लस बीटा, तो ये था हमेशा कैसे, माइनस बी बाई ए, इसके बराबर होता है माइनस बी बाई ए। जो बी होता है एक्स का कोफिशिएंट होता है, ए जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ऑफ 6 अपॉन का ए की जगह पे 1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 6 हो गया। तो एक रिलेशन हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 6 आ गया। दूसरा रिलेशन दिया गया है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू कितना दिया गया है, 20। तो इन दोनों इक्वेशन की मदद से मैं पहले अल्फा बीटा निकालता हूं। क्या निकालता हूं, अल्फा और बीटा। ध्यान देंगे तो इसमें मैं पहले में मल्टीप्लाई कर देता हूं कितने से, अगर मैं किसी एक का कोएफिशिएंट बराबर करना चाहता हूं तो मैं कितने से, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितने से, 2 से। तो जो पहली इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, कितनी बन जाएगी, पहली इक्वेशन बनेगी 2 अल्फा प्लस का 2 बीटा इक्वल टू 2 6 12। तो यहां से ये इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। बनाया मैंने इसको पहले से है। ठीक है, यहां से मल्टीप्लाई कैसे किया है इसमें, 2 से। तो यहां से अगर मैं फर्स्ट माइनस सेकंड कर दूं इक्वेशन, तो यहां से 3 अल्फा में से 2 अल्फा जाएगा, तो 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा हो जाएगा, और 2 बीटा 2 भी सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर आएगा 20 माइनस 12। तो यहां से कितना आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू 20 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, तो अगला देखते हैं आगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में इसमें अल्फा की वैल्यू रखते हैं, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 8 प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। तो यहां से कितना हो जाएगा, 8 3 24 प्लस का 2 बीटा इक्वल टू 20। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब यहां से 2 बीटा इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस का 24। तो यहां से बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, अपॉन का 2 आएगा, तो 2 2 का 4। तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। हमारे पास अल्फा है, बीटा है। अब हम देखते हैं वाई की वैल्यू कैसे निकलती है। एक रिलेशन जानते हैं कि जो अल्फा इंटू बीटा आता है ये c बाई ए आता है, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू 8 है, इंटू बीटा माइनस 2 है, सी की वैल्यू कितनी है, y है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 8 इंटू 2 है, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 16। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, -16। ठीक है, तो हेंस वैल्यू ऑफ y इक्वल टू y इक्वल टू माइनस का 16, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ पाए। इसमें हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट का। ठीक है, एक पहला रिलेशन आप यूज किया अल्फा प्लस बीटा वाला,
यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उम्मीद है इसमें सारी चीज आप समझ पाए होंगे और आंसर भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कह रहा है इसमें ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन दी गए हैं इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। इसका रेशियो तीन तरह से होता है, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन का, एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, एक होता है नो सॉल्यूशन का। तो उसको मैं लास्ट बताऊंगा फॉर्मूला के साथ, पहले बी सॉल्यूशन देखिए। तो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस आता है तो वहां पे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इक्वल टू किससे होता है, c1 अपॉन c2 के। ये जो a1 है ये पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट होता है, जो a2 होता है दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट होता है, और जो b1 होता है पहली इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट होता है, और जो b2 होता है y का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन का होता है, और जो c1 होता है पहली का कांस्टेंट टर्म होता है पहली इक्वेशन का, और जो c2 होता है दूसरी इक्वेशन का कोएफिशिएंट होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन इस रिलेशन पर बहुत बार पूछे जाते हैं, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। ठीक है, तो करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बाई ए माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी पूरा पूरा, ठीक है, इक्वल टू यहां से 7 अपॉन कितना हो जाएगा 3a प्लस का b माइनस का 2। तो यहां से पहले किसी एक दूसरे को, पहले इन दोनों को इक्वल कर लेंगे तो यहां से a और b में रिलेशन आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा 2a प्लस का 2b इक्वल टू 3a माइनस का 3b। तो एक काम करते हैं, a वाले को इधर लेकर आते हैं, 3b को इधर लेकर आते हैं, तो ये आ जाएगा 2b प्लस का 3b इक्वल टू 3a माइनस का 2a। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5b इक्वल टू a। तो यहाँ पे एक रिलेशन मिला है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, a इक्वल टू 5b। ठीक है, अब इसमें इन दोनों को बराबर करते हैं, इन दोनों को आपस में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3a प्लस का b माइनस का 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ कितना आ जाएगा 9a प्लस का 3b माइनस का 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7a प्लस का 7b। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो a वाला पूरा लेके आते हैं, तो 9a माइनस का 7a हो जाएगा प्लस का 3b माइनस का 7b हो जाएगा इक्वल टू 6। तो यहाँ से 9 में से 7 जाएगा कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4b बचेगा इक्वल टू 6। अब यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू कितनी आई थी 5b, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 5b माइनस का 4b इक्वल टू 6। तो कितना आ जाएगा 10b माइनस का 4b इक्वल टू 6। तो यहां से कितना आ जाएगा 6b इक्वल टू 6, b इक्वल टू 6 बाई 6 जो कि कितना आ जाएगा 1। तो b इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, b 1 आ गया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट, तो ए कितना आ जाएगा a इक्वल टू 5 इंटू 1, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी आई हैं, वैल्यूज a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये पूछा गया। तो जब भी इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन कहेगा तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 करेंगे, तो पहले दो रेशियो को इक्वल कर देंगे, फिर दूसरे दो को इक्वल कर देंगे। तो यहां से जो भी वैल्यू निकालनी आएगी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर। क्या हुआ कि एक एयरक्राफ्ट था, उसको 600 किलोमीटर डिस्टेंस जाना था, लेकिन बैड वेदर की वजह से उसको स्पीड को क्या करना पड़ा, स्लो करना पड़ा। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। अब वो जो स्पीड स्लो करनी पड़ी, कितना कम करना पड़ा 200 किलोमीटर पर आवर कम करना पड़ा। ठीक है, एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। तो जो यूजुअल टाइम उसको लगता था पहुंचने में, उससे आधा घंटा ज्यादा लगने लगा। कह रहा फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो फ्लाइट का जो ओरिजिनल टाइम था पहुंचने का, ड्यूरेशन क्या था वो बताइए। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट हुआ जो x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट वॉज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल ड्यूरेशन रहा होगा, ओरिजिनल ड्यूरेशन
आपको डिस्टेंस, टाइम और स्पीड में रिलेशन पता होना चाहिए। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन कितना रहा होगा, 600 किलोमीटर डिस्टेंस थी, यक्स की स्पीड थी, तो इतना आवर लगता रहा होगा। न्यू स्पीड, तो नई स्पीड उसकी कितनी हो गई थी, न्यू स्पीड, तो कितना कम किया था उसने, 200 किलोमीटर पर आवर कम किया था। पहले एक्स था, उसमें से 200 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया, कम कर दिया, तो न्यू स्पीड इतनी हो गई, एक्स माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे न्यू ड्यूरेशन पूछा जाएगा, न्यू ड्यूरेशन, जो नया लगने वाला टाइम था वो कितना हो गया, वो हो जाएगा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 600 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है, एक्स माइनस 200, ये कितना हो जाएगा, आवर। अब एक टाइम ओरिजिनल वाला है, एक टाइम बाद वाला है, तो इसमें से कौन सा ज्यादा है, पहले ध्यान देंगे। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो टाइम छोटा है, जिसका डिनोमिनेटर कम है वो टाइम बड़ा है। तो ये जो बाद वाला टाइम, वैसे भी कहा गया है कि बाद में टाइम कितना बढ़ गया, 30 मिनट, तो बाद वाला टाइम ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो टाइम लिखा गया है 600 अपॉन एक्स माइनस 200, इसमें से घटाएंगे जो पुराना वाला ओरिजिनल वाला टाइम है, तो कितना बचना चाहिए, आधा घंटा लिखा है, ध्यान देंगे 30 मिनट लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 आवर, कितना लिख सकते हैं, 1/2। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 600 कॉमन लेते हैं, 600 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 200 माइनस 1/x बचा है, इधर कितना बचा है, 1/2, ठीक है। तो यहां से 600, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स माइनस 200 हो जाएगा, नीचे आएगा x इंटू एक्स माइनस 200, ठीक है, इक्वल टू 1/2। तो यहां से आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां कितना आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 6 कितना हो जाएगा, 1200, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x माइनस एक्स माइनस 200, ठीक है, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 200, नीचे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 200x इक्वल टू 1। तो यहां से ध्यान देंगे, यक्स यक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1200, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 200 मल्टीप्लाई और होगा, ठीक है, 200 इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 200x, तो यहां से कितना आ जाएगा, 2400, 2400 नहीं, 12 दूना 24, 24 में 4 जीरो, कितना बनाइए, 2,40,000, 12 दूना 24, 4 जीरो, सही है। तो कितना आ गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 200x, ठीक। तो यहां से अब हमको इसको करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, इसको जीरो कर दो, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 200 एक्स माइनस का 2 4 1 2 3 4 4 जीरो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप करेंगे फैक्टराइजेशन, क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो स्पीड आ जाएगी। तो करते हैं, सबसे पहले आपका जो ये 2,40,000 है, 40,000 है, ठीक है, इसका करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है, जोड़ घटा के कितना आना चाहिए, 200 आना चाहिए। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 12 दूना 24, 8 3 24, नहीं बन रहा है, 6 चौक 24, हाँ समझो पहले। तो इसमें ब्रेक करते हैं इसको, 6 और 4 में 2 का डिफरेंस आता है, जीरो चिपका दीजिए, कितना 4 जीरो है, 2 जीरो इसमें लगा दीजिए, 2 जीरो इसमें लगा दीजिए, तो 600 और 400 ब्रेक हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इंक चेंज कर लेता हूं, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस का 600x लेंगे, प्लस का 400x लेंगे, और माइनस का 2,40,000, ठीक है। तो यहाँ कॉमन कितना मिलेगा, x कॉमन लेंगे, x माइनस 600 मिलेगा, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे प्लस का 400, तो बचेगा ब्रैकेट में x माइनस 600, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 600 एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 400, ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू 600 आएगी, दूसरी आएगी माइनस का 400, तो माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे। तो स्पीड जो आई हमारी, स्पीड आई है हमारी, स्पीड आई है 600 किलोमीटर पर आवर। तो ओरिजिनल जो ड्यूरेशन आएगा, ओरिजिनल ड्यूरेशन वो आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 600 किलोमीटर था, ठीक है, स्पीड कितनी थी 600, तो 600 से 600 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन कितना था 1 आवर, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इंक चेंज कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ रुपीज 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। कह रहा है कि एक टोटल मनी 700 रुपए है, उसको 7 कैश प्राइज में स्टूडेंट्स को देना है उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इफ ईच प्राइस इज लेस ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। कह रहा है जितना प्राइस है वो 20-20 घटते जाएगा, जैसे पहले रैंक वाले को कुछ और मिलेगा तो उससे 20 कम दूसरे रैंक वाले को, उससे 20 कम तीसरे रैंक वाले को। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। कह रहा है एक एक प्राइस का आप वैल्यू बताइए, ध्यान समझेंगे कितने कैश प्राइस है। देखो समझो पहले तो सात, इसमें मान लो S7 जो 7 कैश प्राइस का सम दिया गया है वो 700 दिया गया है, ठीक है। और येन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 है। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहला प्राइस का था, और डी इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, 20 -20 है। जैसे आप लिखना चाहो, अगर एग्जांपल लिखें कि अगर पहला 100 है तो दूसरा कितना है, 80 है, तीसरा कितना है, 60 है, तो कितना कितना कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें 80 में से 100 घटाओगे तो माइनस का 20 आएगा, तो डी की वैल्यू -20 हो जाएगी, -20। N7 है, S7 कितना है, 700 है। तो आप पहले पहला टर्म निकालते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं Sn इक्वल टू आता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही आता है। तो यहां से S7, तो S7 इक्वल टू आ जाएगा 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7-1 डी की वैल्यू माइनस का 20, ठीक है। ये S7 की वैल्यू कितनी है, 700 है, इक्वल टू 7/2 2a, यहां पे कितना आ जाएगा, प्लस का 6 इंटू माइनस का 20, ये आ जाएगा। तो 7 ये 100 टाइम्स जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाएगा, इधर आएगा 2a माइनस का 20 120 120, ये 120 इधर आके ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 320 इक्वल टू 2a, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 160। तो जब सबसे पहला कैश प्राइस आएगा वो कितना आएगा, देखो जैसे यहाँ पे फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, सिक्स्थ आएगा, सेवंथ आएगा। तो सबसे पहले कितना मिलेगा, 160 रुपए, ठीक है। दूसरा कितना आएगा, 140 आएगा, तीसरा कितना आएगा, 120 आएगा, चौथा कितना आएगा, 100 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 40 आएगा। तो ऐसे हमारे पास 7 कैश प्राइस आएंगे। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवंथ हो गया। इस क्वेश्चन में अगर मैं समझाना चाहूँ दूसरी भाषा में, कुल मिला के आपको पहला टर्म बताना था और एपी बतानी थी 7 टर्म वाली, ठीक है, जिसमें आपको सम पता था। तो उम्मीद है ये भी समझ में होगा। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया, इसमें लिखा भी है, देखो ये सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ध्यान समझो, ये कुल मिला के मैंने पूछा है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम आपका 4 से 5 नंबर में फिक्स है, जब से बोर्ड एग्जाम चालू हुआ है सीबीएसई बोर्ड का, तब से ये पूछा जाता है। तो ये आपको मस्ट है, आना चाहिए, चाहे आप रट लो चाहे समझ लो। लेकिन ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ऐसा आपके पास ट्रायंगल है, मान लो ये ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ये डी है, ये ई है। तो इसमें क्या होता है थेल्स थ्योरम में, अगर ये जो डी लाइन मैंने बनाया है, अगर ये पैरेलल किसके है, बीसी के हैं, तो एडी अपॉन जो डीबी आता है वो एई अपॉन ईसी के बराबर आता है। यही प्रूफ करना है। तो मैं मान सकता हूं कि गिवन में इसमें दिया जाता है कि जो आपका डी है ये पैरेलल किसके है, बीसी के, सही है। और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में आपको प्रूफ करना है कि एडी अपॉन जो डीबी है इक्वल किसके हैं, एई अपॉन ईसी के। जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बी को ज्वाइन कर देंगे, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे किसको, डीसी को, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस डी से एई पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस ई से एडी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, समझेंगे ध्यान से। तो इसमें प्रूफ देखते हैं, प्रूफ, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं लिखना चाहूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एडीई का एरिया लिखूंगा तो बेस बनाऊंगा एडी को, तो हाइट कितना हो जाएगा, इसको ई, इसको एफ लिख दो, इसको जी लिख दो। अगर मैं ट्राइंगल एडीई लेता हूं तो इसका एरिया लिखता हूं, तो एडी इसका बेस हो जाएगा, ई एफ इसका हाइट हो जाएगा। तो लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा,
ADE, तो कितना हो जाएगा ये, हाफ बेस लेता हूं AD को और हाइट लेता हूं किसको, EF को, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ऐसे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, EDB, तो EDB जो ये एंगल है ये ऑब्ट्यूस है, तो इसकी हाइट भी EF ही होगी, कभी भी ऑब्ट्यूस ट्राइंगल होता है तो उसकी हाइट हम बाहर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, DBE, DBE, तो ये आ जाएगा हाफ, बेस कौन सा लेंगे, DB, देखो AD पहले बेस बनाया, अब DB बनाना है, तो हाफ DB इंटू इसका भी हाइट कितना हो जाएगा, EF हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन। देखो ये DB मैंने बेस ले लिया ये वाला, इसकी हाइट यही EF ले लिया, तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट को मैं डिवाइड करता हूं किससे, सेकंड से, तो इसमें आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, DBE, जो कि आएगा कितना, हाफ इंटू AD इंटू का EF, नीचे आ जाएगा हाफ इंटू DB इंटू कितना आ जाएगा, EF आ जाएगा, ठीक है। तो EF से EF कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, DBE, इक्वल टू कितना आ जाएगा, AD अपॉन DB। देखो जो मुझे प्रूफ करना है उसका LHS मैंने प्रूफ कर लिया है, इसको स्टार इक्वेशन बनाना, ठीक है, ये हमारे काम का है। तो अगला फिर से क्या करेंगे, इसी ट्राइंगल ADE का एरिया लेंगे, इस बार बेस किसको बनाएंगे, AE को बनाएंगे, न्यूमरेटर का, जो RHS का न्यूमरेटर है, AE को बेस बनाएंगे, हाइट बनाएंगे DG को, ठीक है। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू हाफ, बेस बनाते हैं AE को, ठीक है, इनटू इसमें हाइट किसको लेते हैं, DG को, ऐसे एरिया ऑफ ट्राइंगल राइट साइड कौन सा लेंगे, DEC दिख रहा है, ये EDC या DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल टू हाफ, बेस बनाएंगे किसको, EC को, ध्यान देंगे EC, डिनोमिनेटर में EC दिख रहा है, तो यही EC को हम बेस बनाते हैं, कितना आ जाएगा EC इंटू, ये भी ऑब्ट्यूस ट्राइंगल है, ये एंगल 90 से ज्यादा है, इसकी भी हाइट क्या हो जाएगी, DG ही हो जाएगी, तो DG हो जाएगी। तो इसमें फिर से क्या करेंगे हम, आगे इंक चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान देंगे। चलो देखो, इसमें इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन, तो डिवाइड करते हैं थर्ड को बाई 4, कितना आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, तो आ जाएगा हाफ इंटू AE इंटू DG अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DG, DG से DG कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल टू AE अपॉन EC। देखो जो RHS मुझे प्रूव करना था ये भी मिल गया है, इसको मान लेते हैं डबल स्टार। अब यहां से ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आप स्टार इक्वेशन और डबल स्टार इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसके RHS वाली चीज को प्रूफ करना है मुझे, दोनों इक्वल कर देना है, LHS अगर इक्वल होता दोनों तो RHS इक्वल कर देते। इसमें न्यूमरेटर ADE ट्राइंगल का एरिया है, इसमें ADE है, डिनोमिनेटर वाला अगर बराबर हो जाता है तो मैं LHS को बराबर कर सकता हूं, तो मैं लिख देता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो DBE होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के, ठीक है। क्यों, ध्यान समझो, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE और DEC, ये ट्राइंगल ये वाला और ये वाला ट्राइंगल, इसका एरिया सेम होगा क्योंकि सेम बेस E पे है और DE पैरेलल BC के। जब कोई ट्राइंगल सेम बेस पे होता है, बिटवीन सेम पैरेलल, तो इनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें लिख देंगे सेम बेस D, और इसमें क्या है, DE पैरेलल क्या है, BC है, तो इसका एरिया इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, ध्यान देंगे न्यूमरेटर दोनों का, LHS का दोनों का न्यूमरेटर सेम था, डिनोमिनेटर का एरिया मैंने इक्वल दिखा दिया, तो इसका LHS दोनों बराबर हो गया, तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो AD अपॉन जो DB होगा वो इक्वल हो जाएगा AE अपॉन किसका, EC के। तो यहां पे कह देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा अच्छे से, नहीं समझ में आता है तो डबल टैप करके 10 सेकंड पीछे कर लेंगे, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट्स -3, 10
एंड 6, -8 डिवाइडेड बाई -1, 6। ये क्वेश्चन जो होगा सेक्शन फॉर्मलेस होगा। ध्यान देंगे कैसे। जैसे मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जो पहला पॉइंट यहां लिख देता हूं -3, 10। यहां लिख देता हूं 6, -8। इसी के बीच में कोई पॉइंट आ रहा है कहीं पे भी -1, 6। तो पूछ रहा है कि ये कितने रेशियो में दोनों पॉइंट को दोनों पार्ट को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हम मान लेते हैं लेट द रेशियो बी K/1। तो हमेशा रेशियो क्या मानेंगे, K/1 मानेंगे। तो यहां से K रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान देंगे जो बीच का पॉइंट आता है सेक्शन फॉर्मूला से, ये आता है M1x2 प्लस का M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। जहां पर M1 क्या होते हैं, पहले रेशियो में पहली वैल्यू M1 होती है, दूसरी वैल्यू M2 होती है, ठीक है। ये x1 होता है, x2 y1 होता है, x2 y2 होता है, ये xy होता है, M1 M2 होता है। दूसरा जो y का कोऑर्डिनेट आता है M1 y2 आता है प्लस M2 y1 आता है, नीचे कितना आता है M1 प्लस M2 आता है, ठीक है। तो इसी में वैल्यू रखते हैं। x, y कितना आया है -1, 6। जो बीच वाला पॉइंट आता है वही x, y होता है। M1 की वैल्यू k है, ये M1 की वैल्यू है, ये M2 की वैल्यू, ठीक है। तो M1 k इंटू x2 कितना है 6 है, ठीक है, प्लस M2 कितना है 1 है, x1 कितना है -3 है, नीचे k प्लस 1 हो जाएगा, कॉमा M1 k इंटू y2 कितना है -8 है, प्लस M2 कितना है 1 है, y1 कितना है 10 है, नीचे कितना आ जाएगा M1 प्लस M2 k प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, M1 प्लस M2 k प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसमें से किसी एक को इक्वल कर लेते हैं, k की वैल्यू आ जाएगी। कौन से इक्वल करें, पहला वाला इक्वल करते हैं x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से 6k -3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, सॉरी -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k -3 इक्वल टू -k -1, तो k इधर लेके जाएंगे, 3 इधर लेके आएंगे, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान देंगे। तो 6k प्लस k इक्वल टू -1 प्लस 3। तो यहाँ से 7k इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, k इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/7 आ जाएगा। तो हम लिखते हैं रिक्वायर्ड रेशियो। जो रिक्वायर्ड रेशियो आएगा वो आएगा 2/7/1। k रेशियो 1 लिए थे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2/7। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ आएगा। तो कभी भी रेशियो पूछता है तो K/1 लेट करेंगे, जहां पे M1 की वैल्यू k हो जाती है, M2 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है, ठीक है। ये हिंट है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में होगा। अगला क्वेश्चन है इन ट्राइंगल PQR। कोई ट्राइंगल PQR है, राइट एंगल एट Q। राइट एंगल कहां पे बना है, Q पे बना है, ठीक है। बना लेते हैं रफली। एक ट्राइंगल है यहाँ पे Q लिख देते हैं, यहाँ पे P लिख देते हैं, यहाँ R लिख देते हैं, यहाँ पे राइट एंगल है। अब कह रहा है PR प्लस QR। पहली चीज मुझे पता है कि जो PR प्लस QR है इक्वल टू कितना दिया गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और PQ लिख देता हूं, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये PR और QR है, इसमें से किसी को x मान लेते हैं। लेट QR इक्वल टू x सेंटीमीटर। QR को कितना मान लिया x सेंटीमीटर। तो जो PR आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25 - x आ जाएगा। टोटल दोनों का सम 25 है, एक अगर x होगा दूसरा 25 - x सेंटीमीटर हो जाएगा, तो वैल्यू लिख सकते हैं। तो PR आ जाएगा 25 - x, ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करते हैं, पाइथागोरस लगा के x की वैल्यू निकालते हैं, तो हमारे पास साइड आ जाएगी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि PR का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस का RQ स्क्वायर, ठीक है। तो PR स्क्वायर 25 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर। PQ मतलब 5 का स्क्वायर प्लस RQ कितना हो जाएगा x स्क्वायर। इसमें a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 25 का स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का 50x 2ab करेंगे, ठीक है, इक्वल टू 25 प्लस का x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से कितना बचेगा 625 माइनस का 50x इक्वल टू 25। तो यहां से कितना हो जाएगा माइनस का 50x इक्वल टू कितना हो जाएगा, सही है, ठीक है। तो 25 माइनस का 625 हो जाएगा। तो यहां से माइनस का 50x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 600 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल,
x इक्वल टू कितना आ जाएगा 600/50। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी x इक्वल टू 600/50 आई है। 0 0 5 12 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अगर x 12 आ गया तो हमारे पास RQ कितना हो गया, ये 12 हो गया। यहां से ये कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, साइन पी। जो साइन पी होता है ये होता है परपेंडिकुलर। यहाँ पे अगर मान लो कोई एंगल है तो परपेंडिकुलर वन हाइपोटेनस होता है, तो ये क्यू आर अपॉन कितना हो जाएगा पी आर हो जाएगा। जो कि क्यू आर की वैल्यू 12 आई है, पी आर कितना आया है 13, तो साइन पी की वैल्यू 12/13 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या पूछा है कॉस पी। कॉस पी जो होता है ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर हो जाएगा। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 है, नीचे 13, तो ये हो जाएगा। ठीक है, कॉस पी। टेन पी जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन पी जो होता है परपेंडिकुलर कितना है आर क्यू है, नीचे कितना है पी क्यू है, पी कितना हो जाएगा आर क्यू 12/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी। तो हमारे पास टेन पी आ गया, कॉस पी आ गया, साइन पी आ गया। उम्मीद है क्वेश्चन भी समझ में होगा। सबसे पहले मैंने पाइथागोरस अप्लाई किया है, फिर उसके बाद रेशियोज को यूज कर लिया है साइड निकाल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए होल अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 10 है। ये प्रूविंग का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछली बार 2025 जो आपका बोर्ड इसी साल हुआ था, जो बोर्ड हुआ था आपकी बार जो लोगों ने दिया था मार्च वगैरह में, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 3 नंबर का। तो लिखते हैं हमारे पास साइन ए है माइनस का 2 साइन क्यूब ए है। ठीक है, नीचे हमारे पास दिया गया है कितना 2 कॉस क्यूब ए माइनस का कॉस ए, सही है, इक्वल टू प्रूव करना है 10 ए। तो हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं, लेके जाएंगे किसके आरएचएस के बराबर। एलएचएस लिए गए, ऊपर देखो क्या कॉमन दिख रहा है, साइन ए कॉमन दिख रहा है, साइन ए मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे कितना कॉमन है कॉस ए, तो कॉस ए कॉमन लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का कॉस ए। ठीक है, देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, तो मुझे 10 ए मिल चुका है। इसका मतलब ये बगल वाला ब्रैकेट वाला क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन कैंसिल आउट कब होगा जब सेम होगा। तो किसी एक को, चाहे साइन को चाहे नीचे कॉस को, उसको हम अप्लाई कर देते हैं पहली आइडेंटिटी। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्या लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। केवल एक ही में अप्लाई करना है, चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में। तो नीचे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का कॉस ए, सही है, कॉस ए यहाँ गड़बड़ है, ये बनाएगा, ये बनाएगा। ठीक है, ये भी बनाएगा क्योंकि कॉमन ले चुके हैं। तो अगला कितना आ जाएगा tan a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर ए, सही है। और इसमें से क्या लिखा, कुछ गड़बड़ है क्या, 2 कॉस स्क्वायर ए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, ये 2 कॉस स्क्वायर आएगा। तो यहां से नीचे कितना आएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, तो अगले स्टेप में tan a ब्रैकेट में 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का 2 कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, नीचे भी वही बचा था कितना 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। देखो ऊपर भी माइनस का 1 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर है, नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना हमारे पास tan a, जो कि किसके बराबर है RHS के। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। एक बार फिर से देख लेंगे ध्यान से। सबसे पहले मैंने साइन ए ऊपर कॉमन लिया, नीचे कॉस ए कॉमन लिया, साइन बाई कॉस 10 बन गया, ऊपर बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, नीचे बचा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ऊपर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दे पहली आइडेंटिटी से, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे था, तो ऊपर 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर था, नीचे 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 था। तो ऊपर जब सॉल्व करेंगे 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, प्लस का 2 कॉस स्क्वायर बचेगा, नीचे 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 था, तो 2 कॉस स्क्वायर पॉजिटिव का और माइनस का 1 दिख रहा है, माइनस का 1 2 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट किया, बचा कितना tan है, जो कि किसके बराबर है RHS के, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आइडेंटिटी इसमें 3 आइडेंटिटी यूज होती है। एक होता है साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, पहली आइडेंटिटी। दूसरा यूज होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ध्यान रहेगा फॉर्मूला, याद कर लेंगे इसको। एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर है, कितना होता है कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है,
3 आइडेंटिटी है, इसको ध्यान रखेंगे, इसी से प्रूविंग क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस से। कह रहा अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म, एक पेड़ है तूफान से टूट जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। कह रहा है जब पेड़ कहीं बीच से टूटता है तो जो टूटा हुआ पार्ट है ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। कह रहा जहां पेड़ खड़ा है उसका फूट और जहां टच कर रहा है उसका हेड टूट के वो 8 मीटर दूरी पर। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। ध्यान देंगे, ध्यान समझेंगे बोर्ड पे। मान लो ये पेड़ ऐसे कुछ था, ठीक है, ये ग्राउंड था, ये मान लो ये ए बी पूरा पेड़ था, यहां सी था, यहां से टूट गया तो गिरेगा ऐसे ग्राउंड पे बनाएगा एंगल, ठीक है। तो यहां ये 30 डिग्री बना रहा है, जहां हेड टच कर रहा है इसको मैं ए डी नाम दे देता हूं। तो जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं सी डी बी, यही ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो मुझे अगर हाइट चाहिए पेड़ की तो पूरी ए बी चाहिए। क्या चाहिए? पूरी ए बी। सबसे पहले लगाएंगे इन ट्राइंगल सी डी बी। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? डीसी चाहिए और बीसी, यही जोड़ के क्या बनेगा? पूरा ए बी बनेगा, क्योंकि यही जो ए सी पार्ट टूटा है यही तो सी डी बना है। तो एक पार्ट मुझे सी डी चाहिए फिर बीसी चाहिए, दोनों जोड़ दूंगा तो आ जाएगा हाइट ऑफ ट्री। सबसे पहले लगाते हैं परपेंडिकुलर चाहिए, ये 8 मीटर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर चाहिए, बेस चाहिए, तो कौन सा लगाएंगे? tan 30। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा BC अपॉन DB। तो ये आता है tan 31 बाय रूट 3 इक्वल टू BC। BC नहीं पता है तो BC रहने दो। DB कितना है? 8 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बाई रूट 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये BC आ जाएगा। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्या मान लेते हैं? क्योंकि BC जरूरत है, ठीक है। अगला मुझे चाहिए DC। क्या चाहिए? DC। तो लगाते हैं, ये बेस है हमारा, ये हाइपोटेनस है, तो हम लगाते हैं cos 30। cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस 8 अपॉन DC हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू आती है रूट 3 बाई 2। जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो cos 30 की होगी। तो यहां से 8 बाई DC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, DC इक्वल टू आ जाएगा 2 8 16 बाई रूट 3। ये आ गया मेरा कौन सा? सेकेंड इक्वेशन। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2 8 16 ये आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो हम जानते हैं कि जो AC है वो बराबर किसके है? DC के है। तो AB जो बनेगा हमारा कौन सा बनेगा? BC प्लस का AC बनेगा। तो BC की वैल्यू 8 बाई रूट 3 है और प्लस AC की वैल्यू कितनी है? 16 बाई रूट 3 है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो रूट 3 आ जाएगा। 16 8 कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। इसको लिखना चाहें तो रूट 3 इंटू 8 रूट 3 लिख सकते हैं। ये होता है 8 3 24, 3 को रूट 3 तो रूट 3 लिख सकते हैं। इसको सेपरेट कर दिया, रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो जो पेड़ की हाइट आई 8 रूट 3 मीटर आई। इसमें बगल में लिखना चाहे तो हाइट ऑफ ट्री कितना आ गया? हाइट ऑफ ट्री वो आ गया 8 रूट 3 मीटर। ये हमारा आंसर है, ठीक है। उम्मीद समझ में आया होगा। सबसे पहले CDB में मैंने tan 30 लगाया है, फिर उसी में मैंने cos 30 लगा दिया, DC मिल गया, BC मिल गया। DC और AC बराबर हो गए क्योंकि यही टूटा हुआ पार्ट यहाँ पे तो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखो कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर कॉमन, ठीक है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो आपको कॉर्ड की लेंथ बतानी है जो छोटे सर्कल को टच करती है, मतलब उसके बड़े सर्कल की कॉर्ड होती है। ध्यान समझना, हमारे पास एक सर्कल बड़ा सा है, देखो थोड़ा सा टेढ़ा बना है, ये यहाँ पे सेंटर है, कॉमन सेंटर, ये मान लो O है। इसका रेडियस हमारे पास कितना है? ये 3 है, और इसी का इसका रेडियस कितना है हमारे पास? पूरा 5 है। पूरा ये कितना है? 5 है। तो मुझे एक ऐसी कॉर्ड बतानी है, ध्यान समझना, ये मान लो AB कॉर्ड है, तो इसी की लेंथ बतानी है जो छोटे के लिए टेंजेंट है, बड़े के लिए कॉर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, अगर मैं इसको यहां ज्वाइन कर दूं ODB, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेंटर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, टेंजेंट पर टच करता है पॉइंट, कभी भी किसी सर्कल में अगर सेंटर से टेंजेंट की जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर बनता है। तो ये बनता है हमारा हाइपोटेनस, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ध्यान देंगे,
अगर ये रेडियस 3 है, ये 5 है, तो इन ट्राइंगल ओ डी बी क्या लगा देंगे, पाइथागोरस। ठीक है, तो यहां से ओ बी स्क्वायर जो होगा वो ओ डी स्क्वायर प्लस का डी बी स्क्वायर इसके बराबर होगा। ये ओ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर, ध्यान देंगे ओ डी ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कितना डी बी का स्क्वायर, डी बी नहीं बताया, तो यहां से कितना आ जाएगा 25 माइनस का 9 इक्वल टू डी बी स्क्वायर, यहां से कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा इक्वल टू डी बी स्क्वायर, और डी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। सही है। अब ध्यान दो डीबी मैंने क्यों निकाला है, जब कभी भी सेंटर से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये किसी सर्कल में कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, मतलब जो एडी है हमारा डीबी के बराबर होगा, एडी जो है डीबी की क्या होगा, बराबर होगा। हमने डीबी निकाल लिया है, तो जो ए बी की वैल्यू आएगी वो 2 टाइम्स किसकी आएगी, डीबी की आएगी। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो जो कॉर्ड की लेंथ आएगी कितनी आएगी 8 सेंटीमीटर। तो आप पहले फिगर ये जो बनाया मैंने इसको बनाएंगे, ठीक है, और इसको लिखेंगे क्योंकि इस सेंटर से इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है तो बाइसेक्ट करेगी, तो ए डी बराबर डीबी हो जाएगा। आप किसी एक ट्राइंगल बना के उसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो डीबी मिल जाएगा, उसका जस्ट डबल कर देंगे ए बी मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लेक्चर यहाँ से जो क्वेश्चन था हमारा खत्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला और टिप्स देता हूँ, तो जब भी मेरा लेक्चर आप देखेंगे लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं लास्ट में ही बताऊंगा फॉर्मूला के साथ, टिप्स के साथ। सबसे पहली चीज, इस जो मैंने क्वेश्चन किया है इसमें पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बताता हूँ। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहली आइडेंटिटी होती है, इसका यूज आपको आना चाहिए। दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये पता होना चाहिए सर। ठीक है, ये चीज हो गया, तीनों आइडेंटिटी हो गई। तीसरा, जब कभी भी थर्ड जब पेयर आप इक्वेशन पढ़ते हैं, अगर a1 अपॉन a2 जो हो डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, तो ऐसे केस में यूनिक सॉल्यूशन आता है। कैसा आता है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर a1 अपॉन a2 जो हो बराबर हो b1 अपॉन b2 के, बराबर हो c1 अपॉन c2 के, तो ऐसे केस में कितना आता है, मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मान लो a1 अपॉन a2 हो बराबर b1 अपॉन b2 हो, डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो ऐसे केस में नो सॉल्यूशन आता है। अगर रही बात ग्राफ की, तो यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं, ठीक है, और मेनी सॉल्यूशन में कोइंसिडेंट लाइन बनती हैं, और नो सॉल्यूशन में पैरेलल लाइंस बनती हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला, आपको सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है, वैल्यू टेबल याद होना चाहिए, जैसे 0 डिग्री की वैल्यू होता होनी चाहिए, साइन की, कॉस की, टेन की, सब की चाहिए, ठीक। और फिर 30 डिग्री पता होना चाहिए, 45 डिग्री, ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9 जो होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें काम आता है। 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, टिप्स है ये फॉर्मूला नहीं है। अगला, आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि जो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर दो जीरोज हैं तो वो रिलेशन आता है माइनस बी बाई ए, ठीक है, अल्फा बीटा आता है सी बाई ए। समझ में आया, ये हो गया। और इसके अलावा हमने क्वेश्चन कौन था, डिस्टेंस फॉर्मूला। कभी दो कोऑर्डिनेट के बीच में आपको डिस्टेंस लिखना है तो ये आता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही है। और अगला मैंने बताया था सेक्शन फॉर्मूला, वो आता है x, y, अगर कोई बीच में पॉइंट आता है और m1 m2 रेशियो में डिवाइड करता है तो लिखते हैं m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 लिखते हैं, कॉमा m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। अगर यही जो पॉइंट बीच में होता है 1:1 में डिवाइड करता है, मतलब मिड पॉइंट होता है, तो जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आता है मिड पॉइंट का, वो आता है x, y, अगर मान लो मिड पॉइंट है, इसमें लिखते हैं हम x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। जो नहीं समझ में आया है आप 10 सेकंड स्किप करके मेरी आवाज को, मेरी बातों को फिर से सुन लेंगे। ये डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये रिलेशन अल्फा बीटा वाला हो गया, ये हो गया। और इसके अलावा आपको थेल्स थ्योरम ध्यान देंगे। थेल्स थ्योरम में उसका कन्वर्स, थेल्स थ्योरम उसका कन्वर्स दोनों का प्रूफ आना चाहिए। ये 5, इसमें 5 मार्क्स 4 मार्क्स फिक्स होते हैं, ठीक है। और √3 और √5 इसका प्रूविंग आना चाहिए, इरेशनलिटी प्रूविंग, ठीक है।
ये हो गया। और अगला आपका क्या हो गया, एलसीएम एचसीएफ आना चाहिए। एलसीएम इंटू जो एचसीएफ आता है ये आता है 1 नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतनी सारी भी चीजें पता होना चाहिए। तो यहां से लेक्चर को मैं एंड करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेक्चर को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके काम की चीजें ही पढ़ाऊंगा जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।